वेलकम बैक टू अवर चैनल। हमने इस वीडियो में पूरा सॉलिड स्टेट चैप्टर है जो उसको रिवाइज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद द फॉर्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ डेंसिटी। सो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है यहाँ पे z इंटू एम ओवर ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये होता है मास, ये होता है एवोगैड्रो नंबर जिसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। ए क्यूब वॉल्यूम होती है और ए क्या होती है हमारे पास एज लेंथ, और मास एम फॉर मास होता है, और जेड क्या होता है हमारे पास। अब जेड की वैल्यूज़ होती है हमारे पास तीन तरह की, अगर सिंपल है तो 1, अगर बीसीसी है स्ट्रक्चर तो 2, अगर एफसीसी है तो 4। ये सारी वैल्यूज़ हमें लर्न करनी है। एफसीसी के लिए 4, बीसीसी के लिए 2, सिंपल क्यूबिक के लिए 1। इसके बाद हमारे पास है यूनिट्स। इसकी यूनिट्स क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब। इसके बाद अगर हमारे पास कोई सिंपल आयनिक कंपाउंड्स है, अगर सिंपल आयनिक कंपाउंड्स है तो उनका अरेंजमेंट टू टाइप्स का होता है, एक होता है सीसीपी या फिर एफसीसी या फिर एचसीपी, राइट। अब हमारे पास वॉइड्स होती हैं जो खाली स्पेसेस है, जैसे ये क्रिस्टल लैटिस है, इसके बीच में अब ये वाली खाली स्पेस है, इसे हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स। सो वॉइड्स कितने टाइप की होती है, 2, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल। सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को हम एन से डिनोट करते हैं, टेट्राहेड्रल का तो उसका डबल होती हैं। तो टोटल कितनी होगी हमारे पास, 2n + n 3n। इसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर्स भी दो तरह के होते हैं, फ्लोराइड स्ट्रक्चर और एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। अब ये कैसे पता चलेगा, जिन स्ट्रक्चर्स में हमारे पास मतलब देखो फ्लोराइड स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जिनमें तो मतलब फ्लोरीन तो होगी, और उनकी टाइप कौन सी होगी, AB2, यानी कि जैसे कैल्शियम में F2। अब इसमें क्या होगा, जो ए पॉजिटिव होगी हमारे पास, जो केटाइन होगी वो स्मॉल साइज की होगी और वो लैटिस फॉर्म करेगी। अब जो बी नेगेटिव जैसे कि बी होगी वो वॉइड्स को फिल करेगी। अब याद रखने फ्लोराइड में फ्लोरीन होगा, AB2 टाइप की होगी, जो ए पॉजिटिव आयंस होगी वो लैटिस बनाएंगे और बी नेगेटिव आयंस क्या करेंगे, वॉइड्स को फिल करेंगे। अब एंटी फ्लोराइड में क्या होता है कि इसकी जो टाइप है वो A2B होती है। अब बी नेगेटिव यहाँ पे लैटिस फॉर्म करेंगे, यहाँ पे वॉइड्स फिल की, यहाँ पे लैटिस फॉर्म होगा। अब यहाँ पे ए पॉजिटिव क्या करेंगे, वॉइड्स फिल। आपको एक लर्न करना है कि जैसे फ्लोराइड में ए पॉजिटिव है जो लैटिस बनाएंगी, तो बी नेगेटिव क्या करेंगी, वॉइड्स फिल करेंगी, और एंटी फ्लोराइड में उसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। सो इसके बाद आ गई हमारे पास, अब ये दोनों वॉइड्स तो फिल करेंगी, लेकिन कौन सी वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ये फिल करेंगी। अब एंटी फ्लोराइड की एग्जांपल Na2O। अब साइज़ की बात है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइज़ होता है जो ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू टेट्राहेड्रल वॉइड। सो इसके बाद है रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो क्या होती है, रेडियस ऑफ केटाइन टू रेडियस ऑफ एनाइन की रेशियो होती है। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर प्रेडिक्ट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है कोई, अब इसको कितने एटम्स राउंड कर रहे हैं, 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। सो नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयन्स सराउंडिंग ईच आयन, हर आयन को जितनी आयन से जो ऑपोजिट चार्ज वाली सराउंड करेगी वो उसका क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब लैटिस कौन फॉर्म करेगा, अनाइंस, और वॉइड्स को कौन फिल करेगा, केटाइंस, राइट। अब जो केटाइंस है या तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेंगी या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेंगी। अगर वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रही हैं तो हमारे पास फॉर्मूला ये वाला आएगा, अगर ऑक्टाहेड्रल को कर रही हैं तो ये वाला आएगा। इसके बाद रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड रेडियस ऑफ द एटम। सो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस होगा, क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस वो 0.414 टाइम्स होगा आर की। आर क्या है, रेडियस ऑफ सफियर, कैपिटल आर सफियर का है और जो स्मॉल आर है वो वॉइड्स का है। अगर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड का हमने रेडियस फाइंड करना है, सो क्या करेंगे, 0.414 को आर यानी कि जो सफियर का रेडियस उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस फाइंड करना है, सो 0.225 को कैपिटल आर जो कि रेडियस ऑफ सफियर है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद है हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी, राइट। अब इसमें क्या है, CCCP और FCC में कितना परसेंट हमारे पास एफिशिएंटली कवर होते हैं, 74%, HCP में 74, BCC में 68, सिंपल क्यूबिक में 52.4।
सो परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल बाय पार्टिकल, यानी हमारे पास एक लैटिस है, उसमें कितनी स्पेस है जो फिल कर ली है हमारे पास जो एटम्स है या फिर पार्टिकल्स है, सो ये उसकी परसेंटेज होती है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। अब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात आती है, जो HCP और CCP में तक 12 होते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल में, सो 6 एटम हमारे पास पर यूनिट सेल आ जाती हैं। अगर 2D में देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 टाइप का होता है, स्क्वायर पैक एंड HCP। स्क्वायर पैक में 4 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, क्यों? क्योंकि एक हमारे पास एटम है, उसके आसपास कितने एटम्स होते हैं, 4 होते हैं ऐसे, राइट। जैसे यहाँ पे एक है ना, तो 4 ऊपर होते हैं, एक नीचे होता है, एक इधर एक इधर। और HCP में 6 होते हैं, यहाँ पे सारे कवर होते हैं, हमने पहले देखा था। अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग की टाइप कौन सी होती है, ए सारी ए। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं, ज़्यादा वैकेंट स्पेस होती है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ए बी ये टाइप होती है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती हैं और लेस वैकेंट स्पेस होती है। सो अगर हम बात करें 1D की, 1 डायमेंशनल में, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 2, क्योंकि हमारे पास इस तरह से एटम है कोई, उसको साथ में कितने कवर कर, एक ये वाला 1 और एक ये वाला 2। सेम इसकी बात करो, एक ये वाला कवर करेगा और एक ये वाला सराउंड करेगा, सो 2 होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर हम बात करें 1D की, 1D 1 डायमेंशनल की। इसके बाद अगर कोई क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, अगर उसके ज़्यादातर स्पेस हमने ऑक्यूपाई कर ली है, तो उसके जो वेकेंट स्पेस होगी वो कम होगी, और अगर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई होगी तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी और उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास ये रिलेशन है, ये सारे फॉर्मूलाज है जो हमें लर्न करने हैं अच्छे से। इस पे मैंने वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड कर दी है अच्छे से लर्न करने की, सो आई विल गिव यू अ लिंक इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन टेक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। सो ये आपको फॉर्मूलाज लर्न करने, मतलब सिंपल क्यूबिक का ये होता है, FCC का ये वाला, BCC का ये वाला, right? I have explained very clearly in that video, so I will give you that link in the description or comment box, so from that you can take down. नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ एटम सिंपल या फिर परमिटिव में 1, BCC में 2, FCC में 4, हमें पढ़ाई है। अब इसमें नो एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल नहीं होता, तो कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8, तो एक की कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी, 1/8। बॉडी सेंटर्ड, बॉडी के बिल्कुल सेंटर में आ गया, सो इसकी कंट्रीब्यूशन पूरी आ जाएगी 1। फेसेस कितने होते हैं, 6, सो हर एक को कितनी कंट्रीब्यूशन जा रही है, हाफ, राइट। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, अब हमारे पास कोई भी एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल तो नहीं होता, सो इसकी 2 टाइप्स होती हैं मेनली, ऑर्थोरोम्बिक एज वेल एज मोनोक्लिनिक। सो इसके बाद ये टेबल आपको लर्न करना है। सो जो क्यूबिक होता है वो मोस्ट सिमेट्रिकल होता है, क्या होता है, मोस्ट सिमेट्रिकल क्यूबिक होता है। ट्राइक्लिनिक होता है जो मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम होते हैं हमारे पास। अब हमने लर्न कैसे करना है इसको, राइट। अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है 3 टाइप्स में। मैंने देखो किया क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक। वाई आई डिड सो, कि देखो इसको आपने लर्न करना है कॉट से, COT, कॉट। कॉट का मतलब क्या है, इसका एंगल सेम होगा, यानी कि सबका एंगल कितना होगा, 90। अब इसमें क्यूबिक में तीनों साइड्स बराबर, टेट्रागोनल में 2 बराबर होगी, 1 बराबर नहीं होगी, ऑर्थोरोम्बिक में तीनों इक्वल नहीं होगी। नेक्स्ट आ गया, हमने करने मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक। इनमें साइड्स तो किसी की भी बराबर नहीं है, सिर्फ हेक्सागोनल की एक साइड इक्वल होगी, और इनमें जो एंगल है वो क्या होगा, 2 का तो 90 होगा और 1 का 90 नहीं होगा, और इसमें गामा का 120 होगा, इसमें भी तीनों के एंगल 90 के इक्वल नहीं होगा। सेम हमारे पास आ जाएगा रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल में हमने लर्न करना। अब उसको लर्न कैसे करना है, सो क्यूबिक और जो हमारे पास है रोम्बोहेड्रल, इसको हमने लर्न करना है बाय कार। सो इसके तीनों एंगल्स क्या होंगे, साइड्स बराबर होगी, एंगल 90 के इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट आ गया, हमने लर्न करना है वर्ड टैक्सी। सो इसको आपने लर्न करना है टेट्रागोनल और हेक्सागोनल, इनकी जो सिमिलर होगी प्रॉपर्टीज, राइट। नेक्स्ट आ गया मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइगोनल, इसको आपने लर्न करना है बाय द वर्ड मोटर।
सो इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट, जिनके एंगल्स हैं, जो साइड्स हैं, वो सारी सेम होंगी। नेक्स्ट हमारे पास दो तरह के यूनिट सेल्स होते हैं, प्रिमिटिव यानी कि जिनके वो ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनके जो एटम्स है सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे, नॉन प्रिमिटिव होते या फिर कॉर्नर्स पे होंगे या फिर सेंटर में होंगे, फेसिस पे होंगे, यानी कि ये सारे डिपेंड हो करते हैं उस पर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कुछ करैक्टरिस्टिक क्या है इसकी। सबसे पहले है कि जो पॉइंट होते हैं जो क्रिस्टल लैटिस में, हम उसे क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट या फिर साइट। अब हम पॉइंट है जो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, या फिर एटम होगा, या फिर आयन होगा, या फिर मॉलिक्यूल होगा। अब 3D अरेंजमेंट पार्टिकल का हम उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। नेक्स्ट आ गया, अब जो पॉइंट्स है वो किससे ज्वाइन होते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ से, तो ज्वाइन किससे होंगे, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट होंगे। अब यूनिट सेल क्या होता है, हमारे पास स्मॉलेस्ट रिपीटेड पैटर्न जिसे मोटिफ कहते हैं, जो 3D में बनाते हैं। मतलब एक यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से स्क्वायर है, अब इसका बार बार रिपीट करी जाओगे ना ऐसे, तो इस तरह से कुछ हमारे पास क्या बन जाएगा, एक पूरा क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा, यानी कि एक यूनिट जो बार बार रिपीट हो रही है, हम उसे क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। राइट, नेक्स्ट आ गया 2 डायमेंशनल में स्क्वायर। अब देखो 2 डायमेंशनल है और यूनिट सेल, स्क्वायर का स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल का रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम का पैरेललोग्राम, ये यूनिट सेल की शेप बताई है। सो मोस्ट सिमेट्रिकल क्या होगा, एरे ऑफ पॉइंट्स कौन सी होगी, हेक्सागोनल, और पैरेललोग्राम क्या होगा, सबसे कम सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट आगे क्लासिफिकेशन हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पे बेसिस पे कह लो, मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाते हैं, आयनिक सॉलिड्स हो जाते हैं, मेटेलिक सॉलिड्स, कोवेलेंट नेटवर्क आ जाएगा हमारे पास इसमें। अब सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करेंगे। अब इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनमें फोर्सेस कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड, लंडन फोर्स, डाइपोल, डाइपोल फोर्स। अब ये अगेन मतलब 3 टाइप्स के होते हैं, पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले का होगा, देन पोलर का, देन नॉन पोलर का। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं, एटम्स हो गए, जैसे नोबल गैसेस के, राइट। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ले लो, पोलर मॉलिक्यूल्स में पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, जैसे फोर्सेस आगे। एग्जाम्पल हीलियम, आर्गन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन। पोलर में जैसे कि HCl हो गया, एक पे नेगेटिव आएगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 एलिमेंट्स ही शो करते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। सबसे पहले ये तो इंसुलेटर होते हैं, ये हमें लर्न करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, ये लंडन फोर्स होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लिक्विड और गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पे, नॉन कंडक्टर होते हैं, इनमें डाइपोल डाइपोल मूवमेंट होती है, सॉफ्ट होती है, नॉन कंडक्टर्स होती हैं, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, गैस एंड सॉलिड। ये वॉलेटाइल सॉफ्ट सॉलिड्स, नॉन कंडक्टर्स होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इनके नॉन पोलर और पोलर से ज़्यादा होती हैं। सो इसके बाद आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट टाइप्स। आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे पास कौन सी होती हैं, आयंस। अब 2 तरह के होते हैं, केटाइन और अनाइन। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं इनमें, सोडियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम फ्लोराइड हो गया, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, इंसुलेटर होते हैं सॉलिड स्टेट में। अगर हम इसको पानी डाल दिया और इनके आयंस बन जाएंगे तो ये कंडक्टर बन जाती हैं। पोलर में सॉल्युबल होती हैं, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे CCl4 हो गया, बेंजीन होगी, उनमें ये इनसॉल्युबल होते हैं। इसके बाद आ गया मेटालिक सॉलिड्स। सो मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं इनमें, हमें ये तो पता है। अब ये 2 तरह के होते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं। अब ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है ना, हम इसे क्या बोलते हैं, कार्नल, क्या बोलते हैं, कार्नल। अब ये गुड कंडक्टर भी होते हैं, मेटालिक क्लस्टर होता है और उनका बहुत अच्छा कलर होता है। ये मैल्यूबल होते हैं, मतलब हम एल्युमिनियम फॉइल होते हैं ना, वो शीट्स होती हैं, सो हम इनको बीट करके शीट्स बना सकती हैं। डक्टाइल होते हैं, यानी इनके हम वायर्स बना सकती हैं। अब इनकी जो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है वो मॉडरेट होती है। निकल, कॉपर, अलॉयज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इट। नेक्स्ट आ गया कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स, राइट। अब इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जो उनका 3D स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, फिक्स होते हैं नेचर में, हार्ड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। एग्जाम्पल्स डायमंड, सिलिकॉन ऑक्साइड, राइट।
नेक्स्ट आ गया डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में डिफरेंस। सो जो डायमंड है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, उसके हर कार्बन और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, पुअर कंडक्टर होते हैं क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना इस पर फ्री। तो इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और उसका टेट्राहेड्रल पैटर्न होता है। अब ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब एक लोन पेयर है तो सॉफ्ट होता है, गुड कंडक्टर होता है, जिसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं। इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, गुड सॉलिड लुब्रिकेंट हम इसे यूज़ करते हैं एज। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एलोट्रॉप्स होते हैं जो पॉलीमॉर्फिक होते हैं और उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं डिफरेंट होते हैं, प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। सो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में डिफरेंस आ गया। इनकी जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है। सो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है, इनकी पर्टिकुलर एक इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होती है। अब अगर हम इसको कट करेंगे इस तरह से, हम इसको कट किया तो बिल्कुल प्लेन कट होगा और स्मूथ होंगे। अब ये एनाइसोट्रॉपिक होता है, यानी कि इसकी हर डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होगी। अब ये ट्रू सॉलिड्स होती हैं और एग्जांपल्स कॉपर, आयरन, सिल्वर, ये सारे फ्लूइड्स क्या होते हैं, लिक्विड और गैसेस को हम साथ में मतलब क्या बोल देते हैं, फ्लूइड्स बोल देते हैं। एमॉर्फस इरेगुलर शेप होती है, शॉर्ट बिल्कुल छोटी सी रेंज तक ये ऑर्डर होते हैं इनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट ही नहीं होता, कोई भी डेफिनेट इंथैल्पी नहीं होती फ्यूज़न की इनकी। अब इनका सरफेस कैसे इरेगुलर सा होता है। अब अगर हम इसको ऐसे हमारे पास कोई एमॉर्फस कोई भी सब्सटेंस है अगर कट करेंगे ना तो बिल्कुल ऐसे मतलब स्ट्रेट और प्लेन कट नहीं होगा। सो आइसोट्रॉपिक होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में चल जो प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम होंगी। ये सूडो सॉलिड्स होते हैं और सुपर कूल्ड सॉलिड्स होते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स एमॉर्फस की जो बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज पे पूछी जाती हैं। तो आपने एक वर्ड लर्न करना है एमॉर्फस के लिए, GPR, ग्लास, प्लास्टिक, रबड़। इन सब ये सारे तीनों क्या होंगे एमॉर्फस। इसको छोड़ के जो बचे वो सारे क्या होंगे क्रिस्टलाइन। अब हम क्वार्ट्ज को क्वार्ट्ज क्लास में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। सो नंबर 1 अपने सिंपली क्या करना है, देखो क्वार्ट्ज क्या है क्रिस्टलाइन है, क्वार्ट्ज क्लास क्या है एमॉर्फस है। सो क्वार्ट्ज होता है जो सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। अब हमने क्या किया, इसको पहले तो हीट करो, हीट कर दिया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, हम एकदम से उसको मेल्ट कर दो, सो वी विल गेट क्वार्ट्ज ग्लास। सो ये इसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आ गया सूडो सॉलिड्स और सुपरकूल्ड सॉलिड्स। जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनके पास टेंडेंसी होती है कि वो फ्लो करेंगे स्लोली। अब वो धीरे धीरे से फ्लो करते हैं, अपनी शेप को वो लूज़ कर देती हैं। वाई, बिकॉज उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट तो होता नहीं है, सो वो बॉन्ड्स भी इजीली ब्रेक हो जाते हैं। अब ग्लास की जो मिल्कीनेस है वो क्यों होती है। अब दिन है हमारे पास, डे में क्या होता है पूरा हीट हो जाता है ग्लास और रात को एकदम कूल हो जाता है। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अनीलिंग। सो अब इस अनीलिंग की वजह से इसमें जो मतलब कि क्रिस्टलाइन करैक्टर्स है वो इसमें इंट्रोड्यूस हो जाते हैं ग्लास में। इसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। सो सॉलिड्स का हमें पता ही है कि डेफिनेट मास, वॉल्यूम, शेप होती है। अब इंटरमोलिकुलर मतलब कि जो डिस्टेंस होता है वो शॉर्ट होता है, फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। अब जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं वो अपनी फिक्स पोजीशन पे होते हैं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट ही कर सकते हैं। इनकम्प्रेसिबल होते हैं, हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, डिफ्यूज़ बहुत ज़्यादा कम होती हैं। अगर सॉलिड्स को हीट करोगे तो लिक्विड बन जाएगी जिसको हम मेल्टिंग बोलते हैं। सो टेम्परेचर चेंज किया तो मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास चेंज हो जाता है। अब इनमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी मोशन होती है, वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट आ गई फोर्सेस, हमारे पास 2 टाइप की होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और थर्मल या फिर काइनेटिक एनर्जी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं, जो पार्टिकल्स हैं ना उनको साथ में उसको क्लोज एक दूसरे के साथ या से अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी कह सकते हैं वो होती है। अब थर्मल प्रॉपर्टी कह लो या फिर काइनेटिक एनर्जी, वो क्या करती है मॉलिक्यूल्स को दूर करती है। अब टेम्परेचर लो है तो जो थर्मल एनर्जी होगी वो कम हो जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा हो जाती हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो प्रीडोमिनेट कर जाती हैं तो वो फिक्स पोजीशन पे ही रहते हैं, तो वो सॉलिड होते हैं। लास्ट है प्रीडोमिनेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सबसे ज़्यादा सॉलिड में होगी, देन लिक्विड में, देन गैस में। थर्मल एनर्जी सबसे ज़्यादा गैस में, देन लिक्विड में, देन सॉलिड में।
सो इसके साथ ही हमने पूरा चैप्टर जो कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़, and thank you so much for watching till here. Also, I will post all these notes in the community post. So, and I have made all these notes from NCERT and modern, so you can definitely rely upon them. Thank you so much for watching till here.